जय विज्ञान, जय संविधान। ये देश संविधान से चलता है और ये दुनिया में जो मदद हो रही है वो विज्ञान से मदद हो रही है। मनुवादी लोग जब तक सत्ता में काबिज रहेंगे तब तक एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी लोगों को जगह नहीं मिलेगी। भगवान ने दो ही इंसान बनाए हैं, एक स्त्री और पुरुष। उसके अलावा कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये पोंगा पंडितों ने क्या किया, उसको जाति जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। जो दलित समाज के नेता है, वो भी समाज के नेता है, माइनॉरिटी के नेता है, वो जो है सत्ता में जब काबिज हो जाते हैं, अपना घर परिवार पोषण करने के लिए, खुद मलाई काटने के लिए, उस जाति के लिए अभिशाप है। जैसा कि आप जानते थे कि कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि एक अभिनेत्री को जब मंदिर में दर्शन कर ले जाती है तो उसे धक्का मार के उन्हें भगा दिया जाता है और बहुत बदतमीजी किया जाता है। तो उसी पर हम आज चर्चा करने आए हैं। यदुवंशी सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रवीण यादव जी, जो लगातार कई मूवमेंट पे काम करते हैं और कई सारे मुद्दे उस पर हमें चर्चा करना है। तो सर, हमारे चैनल में सबसे पहला कुछ स्वागत है। बहुत बहुत जी। जिस तरह से अभी अर्चना गौतम का जो बालाजी मंदिर में गई है और वहां पर उसको धक्का मार के भगा दिया है, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं अर्चना गौतम जी के बारे में आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग लगातार मनुवादियों की विचारधारा के विषय में बोलते आए हैं और आज अर्चना को लेकर के वो चीजें पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उसका कारण ये है कि ये सरकार जो है ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये मनुवादी लोग जिस पे एक विशेष जाति के लोगों का मंदिरों पर कब्जा है, तो अर्चना जी एक एक्टर्स हैं और दुनिया भर के सामाजिक सोशल कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब उनकी जाति को देखा जाता है कि वो गौतम जाति से बिलोंग करती हैं तो वहां पे उनको धक्का मार दिया जाता है। ये समाज के लिए बहुत ही घिनौना विषय है कि जिस तरीके से एक एक्टर्स को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है और ये सरकार ये कहती है कि नहीं, सबका विकास, सबका सम्मान, सभी लोगों को समान अधिकार। और मोदी साहब कहते हैं कि अभी देखिए, आप उनकी बातों को देखिए, अभी वो बोल रहे थे कि भाई अगर महिलाओं को कोई भी टीका टिप्पणी करता है तो मुझे बहुत हार्ड फील होता है, मुझे बहुत दुख होता है। और गुजरात के दंगों में उन 11 लोगों को जो छोड़ा गया वो कौन सी जाति के लोग हैं जी? वो कौन सी जाति के लोग हैं? आप लोगों को बेहतर ज्यादा पता है। बिल्किस कहने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्किस बानो के साथ जो कुकृत हुआ और उनके साथ जो गैंग रेप हुआ, उन 11 लोगों को मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि भाई महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय तो दूर की बात, अगर उनके बारे में कोई अगर टीका टिप्पणी करता है तो उसको मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन बिल्किस बानो की हत्या कर दी जाती है और उन 11 लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है? ये मनुवादी लोगों की विचारधारा है। मनुवादी लोग जब तक सत्ता में काबिज रहेंगे तब तक एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी लोगों को जगह नहीं मिलेगी। अगर जगह मिलेगी भी तो उन्हें केवल एक स्टैचू की तरह बैठा दिया जाएगा कि आप यहां पे बैठ गए हो, लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको समझाने का अधिकार नहीं है। आप जब इस आरएसएस के लोग जब वो देखते हैं कि अब हमें ओबीसी का वोट लेना है, दलितों का वोट लेना है, तो वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कैबिनेट मिनिस्टर एक ऐसा बना देंगे। फिर वो क्या करेगा, मिनिस्टर अपने समाज में जाएगा कि मोदी साहब ने, आरएसएस ने मुझे तो इतने बड़े पद पे दे दिया, आप हमारी बात करो, हमें सत्ता में लाओ, आप लोगों के अधिकार की बात, क्षमता की बात, राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी, उनसे दूर नहीं रखा जाएगा। जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब वो सत्ता में पहुंच जाता है तो वो भी सामंतवादी विचारधारा के तहत ही चलता है। अभी मैं अपने एक मिनिस्टर से मिला तो वो कहता कि जी आप लोग जो है कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, आप लोग बेटी
पढ़ाओ, बचाओ, दहेज मत लो, दहेज मत दो, सोशल वर्क करते रहो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मत मांगिए। क्यों? जिस दिन सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी हम लोग मांगने लगेंगे तो उस दिन उसकी जो है दाल खटाई में चली जाएगी और वो बाइकाट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो दलित समाज के नेता हैं, ओबीसी समाज के नेता हैं, माइनॉरिटी के नेता हैं, वो जो है सत्ता में जब काबिज हो जाते हैं, अपना घर परिवार पोषण करने के लिए, खुद मलाई काटने के लिए, उस जाति के लिए अभिशाप है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन समाज के नेताओं का भी बहिष्कार यदुवंशी महासभा करती रहेगी जब तक वो अपने समाज के लिए मुखर होकर नहीं बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश के, उनकी जाति के साथ जिस तरीके से उस बहन के साथ गैंग रेप होता है, विधायक गैंग रेप करता है और वो उस महिला डेथ हो जाती है, उस बहन की मृत्यु हो जाती है, उसके भाई को ये सच्चो जो है पीट पीट के मार देता है थाने के अंदर। वकील और उसकी माँ जब वो कोर्ट के लिए जाते हैं तो उनको रास्ते में नंबर प्लेट से बदली हुई ट्रक से उनको कुचल कर मार दिया जाता है। लेकिन वो गूंगे बहरे सरकार के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं बोलते? उत्तर प्रदेश में अगर आप ओबीसी से आते, ओबीसी के नहीं बोल पाते तो कम से कम अपने समाज के लिए तो बोलो, अपने समाज की आवाज़ तो बनो, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते। तो आप एक बात बताइए, किस तरीके से ये समाज आगे बढ़ेगा? जिस तरीके से बाबा साहब, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, तमाम हमारे समाज के बहुसंख्यक समाज के नेता ऐसे पैदा हुए, भाई M.K. स्टालिन हुए, जिस तरीके से सावित्रीबाई फूले ने 1848 में जब उनके पिताजी ने उनको अपने घर से निकाल दिया तो उन्होंने शिक्षा का मार्ग अपनाया और उन्होंने पहली ऐसी महिला है जिन्होंने स्कूल खोल करके इस पूरे सर्व समाज की बात, वहाँ पे दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी की नहीं, पूरे सर्व समाज की बात करूँगा कि जिस तरीके से महिलाओं को पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, उनको चूल्हा चौका बर्तन तक ही सीमित रखा जाता था, उन्होंने पहला स्कूल खोल करके इस भारत देश में शिक्षा देने का काम किया। लेकिन विद्या की देवी तो सरस्वती है। नहीं, विद्या की देवी सरस्वती जरूर है। क्या आप एक बात बताइए, सरस्वती चिल्लाएंगी? ये सब ये एक विचारधारा के तहत है कि सरस्वती हैं। मैं कहता हूं कि जो पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे, ये इसका मूल मंत्र है। अगर आप पढ़ोगे तभी जानोगे, अगर आप पढ़ोगे तो अपने आप आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि भगवान आपके मुंह में लाके डाल देगा। कहाँ है भगवान? आप बताइए, किस जगह है? जब कर्म ही प्रधान है। अगर आप कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये लोगों का मानना है कि इस धरती पर भगवान है तभी इंसान रहता ही नहीं। सबसे पहले भगवान मारो, उसके बाद काम करो। अभी एक बात बताइए, अभी इस कोरोना काल में जो पीड़ित वंचित लोग थे, तो ये बताओ दवा से लोग ठीक हो रहे थे या भगवान से ठीक हो रहे थे? बात बताइए। इसीलिए कहा गया है जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। ये देश संविधान से चलता है और ये दुनिया में जो मदद हो रही है वो विज्ञान से मदद हो रही है। अर्चना गौतम को वहां पर जाना क्या उचित था? जबकि दलितों को जाना वहां पर जो है निषेध कर दिया गया है। मंदिरों में जाना जो है, जैसे ही अभी कुछ ही दिन पहले जो है एक संगाचार्य जी का देहांत हुआ, उन्होंने भी कहा था कि दलितों को प्रवेश जो है निषेध कर दिया जाए। ये तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये सामंतवादी व्यवस्था के तहत ही ये वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला गया है। भगवान ने दो ही इंसान बनाए हैं, एक स्त्री और पुरुष, उसके अलावा कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये पोंगा पंडितों ने क्या किया, उसको जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। तुम दलित हो, ओबीसी है, वो माइनॉरिटी है, फलाना है, ये ढिकना है, ये है, वो है। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, जब ये कहती है कि सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा, सबको समान अधिकार, शिक्षा, समानता, समता, एकता, तो ये बताइए अब वहां पे दलित, ओबीसी, SC ST कहां से हो गया? मंदिर में प्रवेश
इसीलिए मैं एम.के. स्टालिन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो उसके योग्य होगा वो मंदिर में जाएगा, जो जिसके योग्य होगा वो उस संस्था को ऑर्गेनाइज करेगा। बहुजन नेता का वो कहना है कि उसको जो मारा, उसको जो भगाया वहां से, उसने अच्छा किया, क्योंकि उसको सीख मिलेगी। जब जहां जिस मंदिर में राष्ट्रपति को जाने पर जो है गौमूत्र साफ किया जाता है, हम बात करें तो जब अखिलेश यादव थे तो वो जब समय उस सीट पर बैठे थे, जब योगी जी आए तो उसको भी मूत्र से साफ किया गया। हाँ जी, यही तो बात है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे तो अपने आप को सवर्ण बनने लग गए थे वो, और एक एक दिन में उन्हीं सवर्णों को 6-6 ठेके दे रहे थे, ले जाओ तुम लूटपाट करो। और जो उनको सत्ता में लाने वाले लोग थे, चाहे वो SC, ST, माइनॉरिटी और OBC समाज के लोग थे, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो वो सत्ते के नशे में चूर थे, और वो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हम जो है किस विचारधारा के तहत किन लोगों ने हमें इस सत्ता पे लाने का काम किया, इस सत्ता में यहाँ तक कुर्सी दिलाने का काम किया। लेकिन जब वो कुर्सी से हट गए और जब उनको गौमूत्र से और गंगा जल से जब उनकी कुर्सी को धुलवाया गया, उनके ऑफिस को साफ करवाया गया, तो उनकी आंखें खुल गई। इसी तरीके से अभी कोविंद जी, हमारे राम कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, अब जब उन सत्ता से जब बाहर आए, वो कुर्सी जब छोड़े, तो कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर पा रहा, क्योंकि मैं राष्ट्रपति था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि कलम तो हमारे हाथ में थी लेकिन अधिकार नहीं था कि उस कलम को चलाने का अधिकार। अरे भाई एक बात बताओ, जब आप उस सत्ता में बैठे, जब मलाई काट रहे थे, सुख सुविधाएं ले रहे थे, तब आपको समाज का ध्यान नहीं आया। जब आपका सत्ता से दूर हुए तो आप कहते हो कि बहुत बर्डन था, बहुत परेशानियां थी। तो जब उस समय आप क्यों नहीं बोले? उस समय आपको बोलना चाहिए। अगर समाज का दर्द आपके अंदर है तो आप तो अपना परिवार ठीक से चला पा रहे हो, लेकिन जो समाज आपको नेता बना रहा है, आप उस समाज के बारे में कब ध्यान दोगे? एक लास्ट सवाल कि क्या लग रहा है यदुवंशी सेवा आने वाले समय में क्या क्या करने वाली है? देखो, यदुवंशी महासभा का जो काम था, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन, जो प्राथमिकता थी हमारी, और वो प्राथमिकता रहेगी, इस तरीके से रहेगी क्योंकि ये देशभक्त मार्शल कौम रही है। आप बड़गांव की पहाड़ियों पे चले जाओ, जब उसका नेतृत्व सोमनाथ शर्मा कर रहा था, वो 55 अहीरों की एक टुकड़ी थी, लेकिन भारत सरकार का एक उस समय जो आदेश हुआ कि आप उस टुकड़ी को छोड़ दो, तो अहीरों ने कहा कि हम दादा कृष्ण की औलाद हैं, मरेंगे या मारेंगे लेकिन इस पहाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन 55 अहीरों का एक कहने का विचार था कि इस पहाड़ी का नाम जो है यादव हिल रख दो, तो जो है हम बेशक इस लड़ाई में शहीद हो जाएंगे लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर हम वीर गद्दी को प्राप्त हुए तो यादव हिल हो जाना चाहिए। तब वहाँ सोमनाथ शर्मा जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बोला कि ये 55 अहीर जो है मान नहीं रहे हैं, इस तरीके से कह रहे थे। आप अभी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो यादव हिल्स के नाम से वो पहाड़ी होगी। 1962 आप रेजंगला देखे होंगे। ये सरकार बेशक भूल जाए कि 1962 की जो लड़ाई हुई, हमारे देश में 8 महानतम लड़ाइयों में से एक लड़ाई रही जो 1962 रेजंगला हुआ, जिसको इस सरकार ने भी, इस मोदी सरकार ने बातचीत के तहत उसको जो है गलवान घाटी के कुछ एरिया को उसने जो है चीन को दे दिया। लेकिन हम इस सरकार को बिल्कुल भी भूलने नहीं देंगे कि हमारे लोगों ने क्या किया है कि 1962 रेजंगला में जो शहीद, जो हमारे पुरखों ने उस भारत की जमी को जो बनाए रखा, आप उसको दे रहे हो, तो हम इस सरकार को बिल्कुल भूलने नहीं देंगे। और जब जब इस देश को बचाने की बारी आई, सीमा को बचाने की बारी आई है, तो हम लोगों ने आहुति दे करके, बलिदान दे करके, हमारे पुरखों ने अपने रक्त से इस धरती माँ को बचाने का भी काम किया है। और इस मुहिम को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे। 23 सितंबर को जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में हम लोग पहुंच रहेंगे। उसके बाद 20 नवंबर को ताल कटोरा भरने का भी काम करेंगे। ये तो रहे हमारी समाज के काम। उसके साथ अगर देखोगे आप, चाहे वह दलित की बात हो, पिछड़ों की बात हो,
माइनॉरिटी की बात हो। आप लोग सोशल मीडिया पे लगातार देखते होंगे कि हम लोग निरंतर जो है सामाजिक काम कर रहे हैं, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के और बिना किसी की फंडिंग के। कोई ये नहीं कह सकता कि 10 रुपये इन लोगों ने किसी से फंड लिया है। तो इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जन जागृति अभियान तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे बहुसंख्यक भाइयों को एक नई दशा और दिशा नहीं मिल जाएगी। और इसी नई और दशा और दिशा के माध्यम से मैं आपको आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुआ, इसी तरीके से बी द पीपल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आप लोगों को देर सवेर मिलेगा। और बी द पीपल और उसके जो फ्रंटल की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हम लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नया नेतृत्व पैदा करेंगे और इसी बहुसंख्यक समाज में से दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री का भी चेहरा आसीन करेंगे। जी, तो इसके साथ है हमारे साथ प्रवीण जी, जो लगातार कई सारे मुद्दे पर बात करें और आप इनको देख सकते हैं क्योंकि ये नाम के मोहताज नहीं है, लगातार बहुजनों का आवाज़ बन के रहते हैं। कई सारे मुद्दों पर हम दोबारा फिर से आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग को अलविदा करते हैं। लेकिन अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं संजय माई।